बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्साम्स बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की इंपॉर्टेंस बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, एक लिविंग सिस्टम के अंदर क्या है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको केमिकली डिफाइन करते हैं। वाटर इज ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन और इसका केमिकल फार्मूला क्या है? H2O। अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो सेल के अंदर 70 to 80% आपके पास क्या चीज है? वाटर है। इसी वजह से हम इसको क्या कह रहे हैं, अगर इसमें वाटर है तो जितने भी इसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होने हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस होंगे, वो सारे के सारे मोस्ट ऑफ द केसेस कहां पर हो रहे होते हैं? वाटर के अंदर हो रहे होते हैं। तो ये एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है लाइफ को। सो द मीडियम ऑफ लाइफ इज कॉल्ड वाटर। ये आपके पास वाटर भी कहलाता है मीडियम ऑफ लाइफ जो है। क्यों? क्योंकि एक सेल है, उसके अंदर मैक्सिमम जो प्रोपोर्शन है वो किसकी है? वाटर की होती है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर वाटर जो है उसकी डिफरेंट क्वांटिटीज होती हैं, जैसा कि 65 से लेकर 89% तक जो है ना वो वाटर मौजूद होता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर। और जो जेलीफिश है, अगर आप उसको गूगल करें तो मैक्सिमम उसके अंदर वाटर ही होता है, अबाउट 95 प्लस उसके अंदर जो है ना वो वाटर होता है। उसके बाद हमारे पास आता है कि वेरीज टिश्यू टू टिश्यू। अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो इसमें हर टिश्यू के अंदर वाटर का कंटेंट अलग अलग है। जैसा कि बोन सेल के अंदर जो है वो 20% पाया जाता है और ब्रेन सेल के पास 85% जो है ना वो वाटर पाया जाता है। सो इट्स मीन कि बोन जो है वो ज़्यादा डेंस होती है, वो हार्ड एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसी वजह से हम कहते हैं कि उधर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो ज़रा कम है। और सिमिलरली जो आपके पास आता है ब्रेन, उसमें न्यूरॉन है और न्यूरॉन के अंदर सेल बॉडी है और सेल बॉडी के अंदर या एक्सोप्लाज्म होता है एक्सॉन के अंदर, उसके अंदर वाटर का कॉन्टेंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है कि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसकी जो पोलैरिटी है बेसिकली कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कैसे होता है? देखिएगा, ये ऑक्सीजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इधर क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पर कौन सा आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके साथ पड़ी हुई ये ऑक्सीजन, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर भी क्या? पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। तो इन दोनों के दरमियान एक वीक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड प्यारे बच्चों वाटर की ये ऐसी खसूसियत है जो इसको सबसे यूनिक बना देती है। जो इसके दूसरे ग्रुप में अगर आप देखें ना, ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन है, ठीक है, इससे नीचे जो आते जाते हैं, तो अगर उनके आप ऑक्साइड्स या उनके जो है ना आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ अगर उनकी बॉन्डिंग बनाई जाए, जैसे सल्फर है आपके पास, फॉर एग्जांपल H2S है, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है एज कंपेयर टू दिस वन। रीजन क्या है? कि इसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। सो वाटर जो है ये एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है। रीजन क्या है? जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और ये जो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव आ रहे हैं, इसमें दो पोल्स बन रहे हैं, एक पॉजिटिव पोल और दूसरा नेगेटिव पोल। इन पोल्स की वजह से हम कहते हैं कि वाटर इज अ पोलर कंपाउंड। वाटर एक पोलर कंपाउंड है और इसमें क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से प्यारे बच्चों जो ये खास करके ये जो बॉन्ड है वाटर के अलावा अगर देखते हैं तो प्रोटीन्स में भी पाया जाता है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग समवट ज्यादा नहीं कहता, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इसकी एफिनिटी होती है बनने की, और डीएनए का जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो तो बन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से रहा होता है। वैसे ये वीक बॉन्ड है, लेकिन इसका नंबर इतना ज्यादा होता है कि ये एक फिर कलेक्टिवली ओवरऑल एक जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहलाता है। उसके बाद आता है कि ये जो इसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज है वाटर की, कि ये आयनिक बॉन्ड्स को भी क्या कर लेगा? डिसॉल्व कर लेगा और कोवलेंट बॉन्ड को भी कर लेगा। कोवलेंट कंपाउंड कौन से वाले? जो प्यारे बच्चों क्या होंगे? पोलर होंगे। थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं आज क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा है और इसको मैंने विद इन टाइम जो है 20 मिनट से पहले पहले इसको कवर करना है। तो आयोनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है सोडियम क्लोराइड, ये NaCl है। जब ये पानी में जाएगा तो Na पॉजिटिव चार्ज रखने वाला अलग हो जाएगा और क्लोरीन नेगेटिव चार्ज रखने वाला अलग। तो सारे के सारे ऑक्सीजन इसके इर्द गिर्द आ जाएंगे। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरह से
इन्होंने एक अफिनिटी बना ली, एक बॉन्ड बना ली, इसको घेर लिया, इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया। ये सोडियम क्लोराइड जैसे वाटर के अंदर गया तो डिसएसोसिएट हो गए इनटू सोडियम आयन एंड एज वेल एज क्लोराइड आयन। इसी तरह से बच्चों जो ये क्लोरीन है इसके इर्द गिर्द क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। तो ये इसको इस तरह से क्या कर लेती है, घेर लेती है और इसको अपने अंदर क्या कर लेती है, डिसॉल्व कर लेती है। सिमिलरली अगर हम ग्लूकोज की बात करते हैं, ग्लूकोज एक पोलर कोवलेंट कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सल ग्रुप, ये हाइड्रोक्सल, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन CH2O और H। ये प्यारे बच्चों जहां जहां पर भी ये O है इस पर क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव। जब हम इसको वाटर के अंदर डालते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये H और ये O, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये यहाँ पे क्या कर लेगा, इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। मेन जो है वो ये दो बॉन्ड बनाते हैं, इसको भी आप रहने दिए, इसकी एफिनिटी जरा कम होती है। ये वाला वाटर का हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्लूकोज है प्यारे बच्चों, ये आयोनिक कोवलेंट कंपाउंड है, आयोनिक नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड है, फिर पोलर है, तो ये पानी के अंदर क्या हो जाता है, हल हो जाता है। इसी बेस पे हम क्या कहते हैं कि हम जो आपके पास आते हैं कंपाउंड्स, उनको दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, एक हाइड्रोफिलिक और दूसरे क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मीन ये आपके पास आयोनिक हो सकते हैं, पोलर कंपाउंड हो सकते हैं, यानी कि जहां पर क्या होंगे, चार्जेस होंगे, चार्जेस होंगे तो ये वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे। जब ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होंगे तो फिर क्या होगा प्यारे बच्चों, ये वाटर के साथ लव कर रहे हैं, ठीक है ना, आप कह सकते हैं वाटर लविंग है, सही है। ये क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफिलिक कंपाउंड कहलाते हैं। इसी वजह से ये इसके अंदर आसानी के साथ क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे कंपाउंड्स की बात करें जो वाटर से हेट करते हैं, वाटर हेटर्स हम इनको बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोफोबिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं लिपिड्स। जब हम लिपिड्स की बात करते हैं, जब हम ऑयल्स की बात करते हैं, तो ये पानी के अंदर एक्सक्लूसिव बॉडीज बना लेते हैं, ऐसे गोल गोल। जैसे ही आप इसको पानी के अंदर डालेंगे तो ये ऐसे इस तरह से एग्रीगेट फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। ये क्या करते हैं, वाटर इनको रिपेल करता है, भागो, ये खुद भी भागते हैं उससे, और एक मतलब एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर, एक एग्रीगेट फॉर्म के अंदर बच्चों ये इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। और हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो आपकी सेल मेम्ब्रेन वगैरह और जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए हाइड्रोफोबिक कंपाउंड्स अहम रोल प्ले करते हैं। जैसा कि फैटी एसिड, फॉर एग्जांपल हम मेम्ब्रेन की बात करें तो उसके अंदर ये पोलर हेड है और ये दो उसकी हाइड्रोफोबिक टेल है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर बनाती हैं, आपको पता, और ये वाटर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होती हैं, तो ये पोलर साइड इसकी होती है। तो ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक कंपाउंड्स के बारे में हमने बात की। उसके बाद हमारे पास आती है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी की अगर बात की जाए स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ऑफ वाटर, कि कितनी नंबर ऑफ कैलोरीज लगेंगी कि हम सिर्फ एक जो है ना पानी का टेम्परेचर में 1 डिग्री का फर्क लेकर आए, तो वो उसके पास क्या कहलाती है, हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कहलाती है, जो कि तकरीबन कितनी होती है, 4.184 जॉल, ठीक है। इट इज ट्वाइस देन, ये दुगनी है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड की निस्बत, और 9 टाइम्स ज्यादा होती है आयरन। तो इसका मतलब है कि लोहे से ज्यादा पानी गर्म हो जाता है। यही वजह है प्यारे बच्चों कि वाटर की जो स्टीम कैपेसिटी होती है, स्टीम यानी कि गर्म जब पानी होता है तो उस वजह से वो भाप में जाता है, तो उसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है, उसका बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसके अंदर होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये वाली बॉन्डिंग जो मैं बात कर रहा हूँ, और पानी के 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर तो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से दिस इज टू मच स्टेबल कंपाउंड। ये जल्दी पानी के अंदर ना टूटता है और ना ही प्यारे बच्चों ये टूटने की थोड़े टेम्परेचर पर इसकी एबिलिटी होती है कि इसको आसानी के साथ तोड़ा जा सके। हाँ,
ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करना मुश्किल तरीन काम है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स को तोड़ा जा सकता है बाय गिविंग टेम्परेचर। आप उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि ये किसकी तरफ लेकर आ रहा है, थर्मोस्टेबिलिटी। आपने क्या किया, आपने एक देचकी के अंदर पानी लिया, आग के ऊपर रखा, क्या पानी फौरन गर्म हो जाएगा? जवाब है नहीं, इट विल टेक टाइम। अब जब दोबारा गर्म हो गया तो उसको आप नीचे उतारते जाएंगे, क्या फौरी ठंडा हो जाएगा? नो, इट विल टेक टाइम टू कूल। वो ठंडा होने के लिए टाइम लेगा। रीजन क्या है कि जब आपने उसको आग दी, उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स टूटी, वाटर की काइनेटिक एनर्जी, जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी वो ज्यादा हुई, जिसकी वजह से कोलाइंस हुई और उसका ओवरऑल टेम्परेचर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम रेज कर रहा है, और कुछ उसमें से एवेपोरेट भी कर रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ एवेपोरेशन की वजह से कूलिंग भी हो रही है। ये मैं आपको आगे बताने लगा हूँ। फिर उसके बाद नीचे की तरफ अगर हम आते हैं कि आप टेम्परेचर को अगर कूल डाउन करते हैं तो क्या होता है, फिर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो बनना शुरू हो जाती है, और ये इतनी जल्दी नहीं बनती। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये टेम्परेचर को वाटर एब्जॉर्ब करता है और थर्मोस्टेबिलिटी लेकर आता है। आप अपने हाथ को आग के ऊपर 4 या 5 दफा ऐसे करेंगे ना तो आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप हाथ आग के ऊपर रखेंगे ना, कुछ भी आपको पहले कोई नहीं फील होगा, एकदम से आपको गर्म लगेगा, आप हाथ हटा भी लेंगे लेकिन आपका हाथ गर्म होगा स्टिल, क्योंकि जो इस हाथ के अंदर वाटर है उसने हीट को क्या कर लिया, एब्सॉर्ब कर लिया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये क्या काम करता है, थर्मोस्टेबिलिटी का काम करता है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वाटर को, ये वाटर है आपके पास, फॉर एग्जांपल 1 किलो वाटर है आपके पास लिक्विड फॉर्म में, आपने उसको गैसेस की फॉर्म में लेकर जाना है तो आपको 574 किलो कैलोरीज चाहिए होंगी 1 किलोग्राम पानी को क्या करने के लिए, एवेपोरेट करने के। इट्स टू मच एनर्जी, ठीक है, एवेपोरेट करने के लिए। और इसी वजह से जब ये एवेपोरेट होता है, पानी जब अपने सरफेस को छोड़ता है तो हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर चले जाते हैं, लो काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो सराउंडिंग से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये भी वाटर की कैपेसिटी है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड एवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग काज करती है। वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास 1000 ml है तो उसमें से 2 ml वाटर एवेपोरेट कर गया, पीछे कितना रह गया, 998 ml। तो वो एवरेज जो पानी का टेम्परेचर उसमें से 1 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या करेगा, डाउनफॉल लेकर आएगा। फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर था ना 27, अब उसका कितना रह जाएगा, रिमेनिंग वाटर का 26 रह जाएगा। इसकी रीजन वही अर्दनवेयर वेजल्स, जो घड़े के अंदर हम पानी जो है वो रखते हैं, उसकी वजह से उसमें वो कूलिंग का इफेक्ट होता है, क्योंकि घड़े में पोर्स होते हैं और कंटिन्यूसली वाटर एवेपोरेट करता रहता है। जैसे अभी मुझे पसीना आ रहा है, हल्का सा पंखा चलाऊंगा, क्यों नहीं चला रहा, शोर आएगा वीडियो के अंदर, पंखा चलाऊंगा तो ये जैसी इसकी हवा पड़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ने की वजह से वो एवेपोरेट करेंगे और मुझे पसीने के बाद क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट होगा। और यही एवेपोरेशन है जिसको हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं प्लांट्स के अंदर, जो क्या करती है, जमीन से पानी को खींच के ऊपर की तरफ लाने में हेल्प करती है, ट्रांसपायरेशन पुल, ठीक, उसमें भी एवेपोरेशन का ही मेन रोल होता है। और ये एवेपोरेशन आपके इन्वायरमेंट को कूल रखने में हेल्प करती है। इसी तरह से ऊपर वाला जो वो थर्मोस्टेबिलिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोहेजन। पानी का अपने मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा ये है। पानी के अपने मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्सेस होती हैं, ये पानी को जब आप एक, फॉर एग्जांपल पानी को आप क्या करते हैं, ऐसे ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो पानी का एक बॉल सा बन जाता है, ठीक है, वो कोहेसिव फोर्सेस की वजह से होती है। पानी का एक मॉलिक्यूल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्लास के अंदर एक फ्रेंड कहता है, सर कहते हैं कि बेटा काम है, आपने कहीं जाना है, तो वो कहता है सर मैं फॉर एग्जाम्पल कैंटीन पे जा रहा हूँ, तो वो साथ में दूसरे दोस्त को साथ में फ्री में लेके जाता है। तो इसी तरह से वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी यही सीन होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल जब लीफ के सरफेस को या किसी भी जगह पे जाता है तो वो दूसरों को साथ क्या करके लाता है, खींच के लाता है। तो द फोर्सेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड कोहेजन फोर्सेस, कोहेजन या कोहेसिव फोर्सेस, इसको हम कोहेजन बोलते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम रूट्स टू द लीफ, ये कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ही जाता है, क्योंकि ट्रांसपायरेशन पुल वाले सीन के अंदर क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल लीफ से निकलता है तो वो दूसरे को नीचे से खींचता है। इसी तरह से वो क्या करता है, पूरे के पूरे वाटर कॉलम के अंदर, यानी कि पूरे के पूरे जाइलम के अंदर फोर्स जनरेट करके रूट से फिर क्या ले लेता है, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है ना वो ले लेता है। इसके लिए मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जाइलम है, ये लीफ है, और ये लीफ से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकला, तो इसने पिछले वाले वाटर मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाई, उसने पिछले पर, उसने पिछले पर, उसने पिछले, करते 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 ये पानी कहाँ तक आ गया बच्चों, जड़ों तक आ गया। तो जड़ों से एक वाटर मॉलिक्यूल, तो ये एक पूरा कॉलम बना दिया जाता है।
वाटर का, इसको हम बोलते हैं ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस। अब इस पर एक फोर्स लग रही है, एक टेंशन लग रही है जो इसको ऊपर की तरफ खींच रही है, दिस इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। ये अगला हमारा पोर्शन है। द वाटर मॉलिक्यूल्स मूव्स अपवर्ड इन द जाइलम, ये जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ये जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन की वजह से होती है। और सरफेस टेंशन जो है ना एक माइक्रोफिल्म बनाती है। पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एक जाल के जैसे बिछे हुए होते हैं, जस्ट लाइक दैट कि अगर मैं पानी के ऊपर पांव रखता हूं तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। कोई इंसेक्ट पानी के ऊपर बैठेगा तो पानी आपको नीचे दबा हुआ नजर आएगा, क्योंकि पानी जो है वो उसके जो सरफेस टेंशन है वो उसके वेट से ज्यादा है। इसी वजह से वो इंसेक्ट पानी के अंदर नहीं जा रहा बल्कि पानी के ऊपर ऐसे ही बैठा हुआ जैसे हम जमीन के ऊपर बैठे होते हैं। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो ये वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में एक माइक्रोफिल्म बना के वाटर की स्टेबिलिटी के लिए उसको तोड़ने नहीं देते। सरफेस टेंशन की वजह से ही बोट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, पानी के ऊपर तैर रही होती हैं, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाता है नीचे से बोट का। तो ये पानी का ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ये इसको क्या करती है, सबसे यूनिक बनाती है इस केस के अंदर। उसके बाद आता है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन से क्या मुराद है, ये वाटर है H2O, जब इसको अलग अलग किया जाता है तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के अंदर आ जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आपने मैट्रिक के अंदर पीएच वाला टॉपिक पढ़ा तो आपको पता होगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁷ मोल्स पर लीटर। ये इसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं, आयन की कंसंट्रेशन। फिर आप इसका नेगेटिव लॉग ऑफ जो है वो H लेते हैं तो वो फिर उसका स्क्वायर रूट लेके, अगर आपको याद हो 10th के अंदर आपने पीएच वाला केमिस्ट्री वाला टॉपिक पढ़ा होगा तो वहां पे आपको याद होगा कि ये किसके अंदर चला जाता है प्यारे बच्चों, ये 0 से लेकर 14 तक आ जाता है। तो ये क्या है 0 से लेकर 14, 0 से 7, 7 से 14, इधर एसिडिक है इधर बेसिक है। तो आपने अर्हीनियस के मुताबिक देखा था एसिड H पॉजिटिव देता है, बेस OH नेगेटिव देती है, तो वाटर तो दोनों दे रहा है। इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि वाटर एक्ट एज अ वीक बफर। ये वीक बफर के तौर पे काम करता है लिविंग सिस्टम के अंदर। जहां हाइड्रोजन आयन की जरूरत होती है या जहां हाइड्रोक्सिल आयन की जरूरत होती है, वाटर कैन प्रोवाइड। और ये हाइड्रोलाइसिस भी करवाने में हेल्प करता है, लाइक मॉलिक्यूल्स को तोड़ने में भी जो है ना वाटर का अहम किरदार होता है। उसके बाद आता है डेंसिटी। डेंसिटी का फार्मूला होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो जगह है जहां पर वाटर एक आइडियल कंडीशन के अंदर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो इसका मतलब इधर आइडियल होता है। इससे टेम्परेचर ज्यादा करेंगे तो मॉलिक्यूल के दरमियान डिफरेंस ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो मॉलिक्यूल्स वहीं पर जिस जगह पर मूव कर रहे थे वहीं पर रुक जाएंगे और उसके अंदर एयर स्पेसिस बन जाएंगी, और एयर स्पेसिस बनने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, सो हम कहते हैं कि राइज और डिक्रीज इन टेम्परेचर कैन चेंज द डेंसिटी ऑफ टेम्परेचर। वो वाटर की जो डेंसिटी है उसको कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है। आप टेम्परेचर राइज करेंगे तो डेंसिटी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी तरह से आप टेम्परेचर डिक्रीज भी कर रहे हैं तो भी क्या हो रहा है, वाटर की डेंसिटी कम हो रही है। इसी वजह से हम कहते हैं कि आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। रीजन क्या होती है कि जब आप सिंपली ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर है फॉर एग्जांपल, इसके अंदर आप इसके ऊपर सडन 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर कर देते हैं तो इसके अंदर कुछ ना कुछ एयर बाकी रह जाएगी जो इसके बॉन्ड्स के अंदर फंस जाएगी, और जो आइस का वॉल्यूम होता है वो वाटर से ज्यादा होता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि आपने एक गिलास रखा फ्रीजर के अंदर इतना पानी का भर के, जब आप उसकी बर्फ निकालते हैं तो वो यूं हुआ होता है, उसका वॉल्यूम क्यों बढ़ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर ट्रैप्ड इन अ वाटर। तो आइस के अंदर एयर मौजूद होती है, उसके बॉन्डिंग के अंदर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। हम कहते हैं दैट्स वाई आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। आइस जो है वो पानी के ऊपर क्या करती है, फ्लोट करती है। और प्यारे बच्चों यही वजह है कि मैरीन इन्वायरमेंट के अंदर, ओशंस के अंदर और लेक्स के ऊपर जब बर्फ़ जम जाती है तो वो इंसुलेशन का काम करती है, जो नीचे लाइफ है उसको प्रोटेक्ट करती है, और जो नीचे वाटर ने हीट एब्जॉर्ब की हुई होती है वो हीट कैपेसिटी की वजह से थर्मोस्टेबिलिटी का काम करता है। सो उम्मीद करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।